आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज से एक नया भाग शुरू कर रही हूँ और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर इस रूप में भी महान कहलाया क्योंकि उसने विश्व विजय की। वह कोई भी योद्धा से हारा नहीं और इस अर्थ में भी महान है कि उसने भारतीय वीर योद्धा पोरस से युद्ध कर उसे पराजित करके भी उसके पौरुष की प्रशंसा की, उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए उसके जीते हुए राज्य को वापस कर दिया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह भाग भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह भाग कैसा लग रहा है और आप किन किन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं। अलेक्जेंडर को भारत के लोगों ने सिकंदर कहकर उच्चारित किया, इसलिए भारत के लिए वह सिकंदर द ग्रेट ही कहलाया। सिकंदर को प्राचीन इतिहास काल का महान विजेता सम्राट के रूप में जाना जाता है। उसका जन्म मकदूनिया, यूनान के पेला नामक स्थान पर 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे। माता का नाम ओलंपियस था। सिकंदर की माँ बहुत सुंदरी होने के साथ बुद्धिमता स्त्री भी थी। उसका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ऊंचा था। उसने अपने पुत्र को अचिलिस तथा हरकुलिस जैसे विश्व प्रसिद्ध योद्धाओं की बचपन से कहानियां सुनाकर 10 वर्ष की उम्र में ही इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था कि वह अपने पिता के समय में ही एक योद्धा के रूप में रणभूमि में उतरकर राज्यों को जीतना आरंभ कर दे तथा एक महान विजेता के रूप में सारी दुनिया में जाना जाए। पिता ने 13 वर्ष की उम्र में सिकंदर को यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के विद्यालय में शिक्षा दीक्षा के लिए दाखिल करा दिया था, जहां रहकर सिकंदर ने दर्शन, शरीर विज्ञान और विज्ञान विषयों का गहन अध्ययन किया। 16 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर को मकदूनिया वापस जाना पड़ा। उस समय उसके पिता फिलिप राज्य से बाहर था और राज्य में बगावत हो रही थी। सिकंदर ने मकदूनिया पहुंचकर जिस वीरता और कुशलता से विद्रोहियों का सिर कुचला, उसे उसके साहसिक वीरतापूर्ण कारनामों की शुरुआत मानी गई। 1336 ईसा पूर्व 20 वर्ष की आयु में सिकंदर ने अपने पिता के वध के बाद मकदूनिया की शासन सत्ता संभाली। शासन संभालते ही वह युद्ध भूमि में उतर पड़ा। 2 वर्षों तक लगातार युद्ध भूमि में रहते और विजय अभियान जारी रखते हुए उसने अपनी पैदल सेना की संख्या 30,000 तथा घुड़सवार सेना की संख्या 5,000 कर ली थी। उसका पहला महत्वपूर्ण युद्ध पार्सिया देश के साथ हुआ था। यह स्थान ग्रेनिसिस नदी तट पर स्थित है और वर्तमान में यह स्थान टर्की के नाम से जाना जाता है। पार्सियन राज्यों को विजित करने के उपरांत वह पश्चिम एशिया की ओर बढ़ा। इस समय एक अन्य पर्शियन राजा दारियाश तृतीय की विशाल सेना से उसने मुकाबला किया। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी सेना का मनोबल इतना ऊंचा था कि राजा दारियाश की 50,000 की सेना बुरी तरह हारी। उस विजय अभियान से उत्साहित सिकंदर मेडिटेरियन तट की ओर बढ़ा। उसने टायर राज्य के छोटे छोटे सभी द्वीपों पर 7 माह के अंदर कब्जा कर लिया। अंततः 1332 ईसा पूर्व में उसने टायर साम्राज्य को पूरी तरह रौंद डाला और अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यूनानी विजेता जो एक बार युद्ध और विजय के लिए निकला तो उसने पलटकर मकदूनिया की ओर न देखा। अब उसका रुख गाजिया और मिस्र देशों की ओर था। वहां विजय अभियान जारी रखते हुए उसने फिलिस्तान तथा टिग्रिस नदी तट के राज्यों को 1331 ईसा पूर्व में जीत लिया। उसने एक बार फिर पार्सिया पर हमला कर अपनी विजय पताका फहराई। इस बार दारियास की हार से क्षुब्ध पार्सिया के नागरिकों ने अपने राजा का वध कर डाला। सिकंदर ने आगे बढ़कर पार्सिया की राजधानी बेबीलोन पर कब्जा कर लिया। उस समय तक सभी पार्सियन राज्य सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। पार्सिया विजय के पश्चात सिकंदर ने इंडस नदी को पार कर तक्षशिला का रुख किया।
तक्षशिला की ओर अपनी विशाल सेना के साथ बढ़ते हुए सिकंदर ने भारतीय राजा पोरस को युद्ध के लिए बाध्य किया। सम्राट पोरस 25,000 सैनिक और 200 हाथियों की सेना के साथ वीरता के साथ सिकंदर के सामने युद्ध भूमि में उतर पड़े। पोरस की हार, सिकंदर की विजय और फिर पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उससे मैत्री संबंध स्थापित कर उसके जीते हुए राज्य को वापस करके सिकंदर ने भारतीयों में महानता का स्थान बनाया। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर ने बेबीलोनिया की ओर वापसी का इरादा बनाया। वह ना तो अपने देश सिकंदरिया ही पहुंच पाया, ना ही बेबीलोनिया। रास्ते में वह मलेरिया ज्वर से ग्रसित हुआ और 13 जून 1323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष 8 माह की आयु में उसका निधन हो गया। लगातार 12 वर्ष 8 माह तक युद्ध भूमि में रत रहने वाला विजेता सम्राट सिकंदर अपने आप में अद्भुत साहसी योद्धा था। अपने पौरुष और गुणों के कारण वह सारे संसार में महान कहलाया। उस महान योद्धा के जीवन के सभी पहलुओं को हम जानेंगे अगले भाग में। आशा करती हूँ कि यह भाग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।